हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने ओम का नियम यानी ओम का नियम हम आपको विधिवत बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कैसे की जाती है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या हो सकता है 3 नंबर का भी आ जाए, ठीक है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ी थ्योरी है, डेरिवेशन है, काफ़ी अच्छा डेरिवेशन है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। माना किसी धातु के तार की लंबाई स्मॉल एल तथा यानी परिच्छेद क्षेत्रफल, यहाँ हम लिख सकते हैं परिच्छेद क्षेत्रफल ए है। यदि या जब कह सकते हैं यदि चालक के सिरों में या सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में वैद्युत धारा I बहने लगती है या प्रवाहित होने लगती है। स्टूडेंट, इसमें थोड़ी थ्योरी आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, बाकी डेरिवेशन काफ़ी इजी है। माना किसी धातु के तार की लंबाई स्मॉल ए तथा परिच्छेद क्षेत्रफल ए है। यदि चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में वैद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है। ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट ध्यान रखना, यदि चालक तार के या कह सकते हैं यदि तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो एवं अनुगमन वेग यानी इलेक्ट्रॉनों का कह सकते हैं अनुगमन वेग Vd हो, तब वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध आपको बता चुके हैं, वही यहाँ पे लिखेंगे। I बराबर NEABD हम लिख सकते हैं। इसको स्टूडेंट्स हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। थोड़ी स्टूडेंट्स इसमें थ्योरी है, आप लोग थ्योरी ध्यान रखना, बाकी डेरिवेशन आपको विधिवत हम सरल तरीके से बताएंगे, काफी इजी है, ठीक है। I बराबर लिख सकते हो NEABD। ये वैद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध होता है, जो कि हम बता चुके हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तार के प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पे लिख सकते हैं एवं तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र कह सकते हैं या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं। तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर हम लिख सकते हैं V/L। स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, यह भी एक फार्मूला होता है, क्योंकि तार की लंबाई हमने कितनी मानी है, L मानी है, तो E बराबर हमने लिख लिया V/L। अब इस वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हम निकालेंगे, तो लिखेंगे इस वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना आप लोग, क्या हो जाएगा, F बराबर
E इंटू ई, जहाँ पर E जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। E का यहाँ पर स्टूडेंट्स मान डाल देना है आपको, तो क्या आ जाएगा F बराबर ई का मान B बटा एल यहाँ पे डालेंगे तो EB अपॉन एल हमको प्राप्त हो जाएगा। ये स्टूडेंट ध्यान रखना। अब इस बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न हम त्वरण निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तब इस पर उत्पन्न त्वरण, यानी इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न त्वरण की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम स्टूडेंट लिख सकते हैं A बराबर F बटा M लिखा जा सकता है, क्योंकि F बराबर M फार्मूला होता है, वहां से हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, F का मान आप लोग यहां से डाल सकते हो तो EB, ठीक है। ये जो यहां पर देखो आप लोग ध्यान रखना, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं एवं तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर B बटा L। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना है, यहाँ पे हम थ्योरी बढ़ा देंगे, चालक के सिरों पर विभवांतर यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं B स्थापित किया जाता है। यहाँ पर B यानी हमने नहीं लिखा था, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग B लिख सकते हो तभी, क्योंकि यहाँ पर ये सूत्र भी लग रहा है ना, तो E बराबर B बटा L हमने लिख दिया, तभी चालक में वैद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर हम क्या करेंगे, F का मान हम डालेंगे तो क्या आ जाएगा, EB बटा L लिखा हुआ, तो यहाँ पर M लिख लिया, M तो लिखा है, ये L आ गया, ये आ गया A का मान। इसको समीकरण नंबर हम स्टूडेंट मान सकते हैं 2। इसमें मेन चीज, इसमें स्टूडेंट्स इक्वेशन ही आपको ध्यान रखनी है, बाकी ये डेरिवेशन काफ़ी सरल है, आपका हो जाएगा, लेकिन इसमें थ्योरी मिक्स है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, A बराबर EB बटा ML हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद यदि थ्योरी, इसमें ध्यान रखना मेन थ्योरी ही है, ठीक है। यदि हम कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं यदि इलेक्ट्रॉन, या मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों के बीच, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों के बीच दो क्रमागत चक्करों के बीच समांतराल टाउ हो, तब उसके वेग में जो वृद्धि होगी वो a टाउ होगी। तो हम थ्योरी लिख देते हैं स्टूडेंट, थ्योरी ध्यान रखना, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से दो क्रमागत चक्करों के बीच समयांतराल टाउ हो, तब हम कह सकते हैं जो वेग होगा, तब उसके वेग में, यानी तब कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के वेग में, तब वेग में a टाउ की वृद्धि होगी। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, होगी। अब यहाँ पर देखिए, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से दो क्रमागत चक्करों के बीच समांतराल टाउ हो, तब इलेक्ट्रॉन के वेग में हम कह सकते हैं a टाउ की वृद्धि होगी। ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना, क्योंकि इसमें थोड़ी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग में a टाउ की वृद्धि होगी, ये ऐसा भी आप लोग स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, यदि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग, या कह सकते हैं किसी एक इलेक्ट्रॉन का, यानी वेग कह सकते हैं, यदि उसमें वेग u1 हो, u1, ठीक है, तो उसमें वेग में जो वृद्धि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, a1, और क्या आ जाए, u1 प्लस a टाउ1 आ जाएगा, ऐसे लिख लेंगे स्टूडेंट्स। इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देते हैं, यदि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन
मुक्त इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u1 हो तब वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उसके वेग में u1 प्लस a τ1 की वृद्धि होगी। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। और इसमें ये इक्वेशंस जो बनाई है ये भी इसमें, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें क्या है, थ्योरी है, थ्योरी पर थोड़ा ध्यान रखना, बाकी डेरिवेशन काफी इजी है, आप लोग कर सकते हो। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उसके वेग में u1 प्लस a τ1 की वृद्धि होगी। इसी प्रकार कह सकते हैं जो अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनके वेग में इसी प्रकार हम कह सकते हैं अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग में आगे हमने मान लिया, ऐसे हम कह सकते हैं वेग में u1 प्लस a, u1 तो हम स्टूडेंट लिख चुके हैं, तो यहां पर मान सकते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन में कह सकते हैं, ठीक, तो हमने अन्य लिख दिया, ठीक है। तो u2 a τ2 ऐसे लिख लेंगे, कामा u2 प्लस a τ2 डॉट डॉट, ऐसे स्टूडेंट्स चलते रहेंगे के वेग में, इलेक्ट्रॉन के वेग में u2 प्लस a τ2, u2 प्लस a, यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ पर u2 तो हम लिख चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे u3। ऐसे और भी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के आ गया, ये तीसरे इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, ऐसे और इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, के वेग में ये वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि होगी, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना, चूंकि यानी जो n इलेक्ट्रॉन जैसे हों, चूंकि यहाँ पर अब फार्मूला हमारा बनेगा BD, यानी इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग BD कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, चूंकि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग BD कहा जाता है या कहते हैं, इसलिए यहां पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा BD बराबर, ये सब हम मान डालेंगे, u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2। ऐसे स्टूडेंट्स और भी लिख लेंगे हम, u3 प्लस a τ3, लिखना चाहो इतना लिख सकते हो, डॉट डॉट, ऐसे हम लिख सकते हैं un प्लस a τn, स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। और अपान में क्या आ जाएगा, यानी लिखा है औसत वेग को अनुगमन वेग BD कहते हैं, अपान में n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मान लिया नंबर ऑफ, यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, ये इनकी संख्या n मान लिया, ये हमने अलग अलग इनके औसत वेग हमने माने हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें ध्यान रखना आप लोग, तो यहाँ लिख देते हैं BD बराबर, अब u1 u2 प्लस un हम एक में लिख लेते हैं, u1 प्लस u2 प्लस ऐसे डॉट डॉट हम यहाँ लिख सकते हैं un, ऐसा हम लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे लिखा जा सकता है, ये हमने एक में लिख दिया है, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लस लगा लेना, ठीक है, क्योंकि इसको हम अलग अलग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो a हम कॉमन भी ले लेंगे, तो a कॉमन ले लिया, तो क्या बचा τ1 प्लस τ2 डॉट डॉट प्लस यहाँ पे लिख लेंगे τn, और अपान में क्या स्टूडेंट्स आ जाएगा, यहाँ पर n आ जाएगा। और चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते थे, लिखेंगे भी अलग कर लेंगे, इसको हम अलग अलग लिख लेंगे, क्योंकि n लिखा हुआ तो n तो सबके बटे में होगा, तो यहाँ पर इसके बटे में भी लिखेंगे और इधर भी हम लिख लेंगे, क्योंकि इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। यदि एक में मिलाएंगे तो स्टूडेंट्स हमको यही मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, देखिएगा u1 लिखेंगे तो यहाँ पर a τ1 आ जाएगा, ठीक, u2 प्लस ऐसे ही हमारा ही आता रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं।
तो क्या आ जाएगा, बी डी बराबर U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे आ जाएगा UN अपॉन n कह सकते हैं, प्लस a टाउ 1 प्लस टाउ 2 डॉट डॉट प्लस टाउ n अपॉन में स्टूडेंट्स आ जाएगा n। अब यहाँ पर ध्यान रखना, चूंकि औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का शून्य होता है, और यहाँ पर टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n हमने क्या माना है, यानी यानी इलेक्ट्रॉनों का शुरुआत में क्रमागत टक्करों के बीच समांतराल टाउ है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन n है, तो टोटल समांतराल यहाँ पर टाउ ही लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर यदि हम पूरे मान की बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये तो हमारा शून्य हो जाएगा, और ये पूरा मिलके ये टाउ 1 टाउ 2 टाउ n, ये तो अपन में तो n लिखा ही है, तो टोटल ये हो जाएगा टाउ हो जाएगा, यानी औसत जो समांतराल है वो टोटल जो आएगा वो टाउ ही आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं बी डी बराबर ये शून्य हो जाएगा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है। 0 प्लस यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं a, ये टोटल आ जाएगा टाउ, तो बी डी बराबर हमको मिल गया a टाउ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर स्टूडेंट्स हम इसको मान लेंगे थर्ड। डेरिवेशन स्टूडेंट थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें थ्योरी तो है ही, साथ ही साथ इसमें डेरिवेशन भी हमारा चल रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख देते हैं, फिर हम इधर लिख देंगे, ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से a का मान समीकरण नंबर हम 3 में रखेंगे, जो हमको बी डी का मान पता चल जाएगा। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में स्टूडेंट्स रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देख लीजिएगा। तो हमको मिल जाएगा बी डी बराबर a की जगह पे मान रखना है तो ई बी आ जाएगा, और ये ml आ जाएगा, इनटू यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा ये टाउ आ जाएगा, ये आ गया बी डी बराबर ई बी, यानी a का मान हम रख रहे हैं तो ई बी टाउ अपॉन ml आ जाएगा। इसको स्टूडेंट मानना चाहना, अब क्या करेंगे, बी डी के इस मान को समीकरण नंबर 1 में हम रख देंगे। यहाँ पर बी डी के इस मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर थ्योरी हमको, या देखो यहीं पर लिख देते हैं, बी डी के इस मान को समीकरण नंबर हम 1 में पुट करेंगे। लिख देते हैं बी डी के, ये स्टूडेंट ध्यान रखना, बी डी के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, आई बराबर एन ई ए, बी डी का मान कितना है, ई बी टाउ अपॉन एम एल स्टूडेंट्स है। अब यहाँ पर ये मान निकलेगा क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन ई स्क्वायर, आ जाएगा, ए बी टाउ अपॉन में आ जाएगा एम एल, फिर से मिला लीजिए एन ई स्क्वायर, ये आ जाएगा ए बी टाउ अपॉन एम एल, सब पद हो गए। देखिएगा ये सभी पद हमने लिख दिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कैसे लिखेंगे ये आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर हमने लिख लिया, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या ये b जो है इसके बटे में लिखा जा सकता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं i बटा b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको क्या मिलेगा, एन ई स्क्वायर और a टाउ, ये तो लिखा है, ये स्टूडेंट्स अलग है, ध्यान रखना। i बटा क्या आ गया b, यहाँ पर लिख लिया हमने एन ई स्क्वायर a टाउ, और बटे में क्या हमारा लिखा हुआ है, ml लिखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा b बटे आई बराबर, इसको हम यानी दोनों पक्षों को पलट देंगे तो ml बटा क्या आ जाएगा, एन ई स्क्वायर a टाउ हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना आप लोगों को है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं b बटे आई बराबर, ये जो लिखा हुआ है ये है r, इसको हम r लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया r। यही क्या है, ओम का नियम है। यहाँ पे लिख देंगे, जहां पर ये जो हमारा मान आया है ml बटे एन ई स्क्वायर a टाउ बराबर क्या है, r स्टूडेंट्स है,
और ये क्या है, ये जो r है ये है कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं नियतांक। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये जो हमारा डेरिवेशन हुआ है b बटे आई बराबर r, यही है स्टूडेंट्स ओम का नियम, जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं। ये स्टूडेंट थोड़ा वीडियो बड़ा है क्योंकि ये डेरिवेशन बड़ा है, तो फिर से देख लीजिए कहाँ से शुरुआत हमने की थी। माना किसी धातु के तार की लंबाई l है, परिच्छेद क्षेत्रफल इसका a मान लीजिए। जब इसके तार के सिरों के बीच b वोल्ट का यानी b विभवांतर विस्थापित किया जाता है तो इसमें धारा I बहने लगती है। यदि तार के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का या तार के प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा अनुगमन वेग bd हो तो I बराबर ne bd हमने लिख लिया था। फिर हमने क्या किया था, तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर b बटा l, ये लगने वाला बल हमने निकाला, A का मान निकाला यहाँ से, यानी A बराबर A बटा m, समीकरण नंबर हमने 2 मान लिया। फिर ये थोड़ी थ्योरी स्टूडेंट ध्यान रखनी है, ये सभी मान ध्यान रखने हैं। यहाँ से BD बराबर A टाउ हमको मिल गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना, समीकरण 2 से यहाँ पर A का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, इसमें हम मान रखेंगे 3 में, तो हमको BD बराबर E B टाउ अपॉन ml मिल गया। फिर स्टूडेंट BD के इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये हल कर लिया। इसको हल करने के बाद ये स्टूडेंट हमको B बटा आई बराबर R, जहाँ पर R क्या है, ml बटे ne स्क्वायर ए टाउ बराबर कांस्टेंट। यही स्टूडेंट्स ओम का नियम है। यदि स्टूडेंट्स यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको इस तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।